500 राइफलें ऑपरेशन के लिए तैयार थीं। फौजी जवान और फौजी रेजिमेंट्स का इंतखाब भी हो चुका था। एक ही दिन एक ही शहर में रियासत की आला सिविल और फौजी क़यादत मौजूद थी। मंसूबे के मुताबिक वजीर आजम जैसे ही अपने रेस्ट हाउस पहुंचे, उन्हें फौरी गिरफ्तार कर लिया जाए। इसी दिन तमाम कोर कमांडर्स को GHQ में तलब किया जाएगा। जैसे ही कोर कमांडर साहिबान इजलास के लिए जमा होंगे, तभी एक फौजी पार्टी हॉल में दाखिल होगी और सबको ताकत के साथ हिरासत में लेने की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कमांडर इन चीफ, चीफ ऑफ स्टाफ और दूसरे सीनियर अफसरों को किसी और मकाम से गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया जाएगा। मुल्क के वजीर आजम को जबरदस्ती रेडियो पर लाकर ऐलान करवाया जाएगा कि मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है और इक़्तिदार फौजी कौंसिल को मुंतकिल कर दिया गया है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सरबराहान को बरतरफ कर दिया गया है। नए फौजी सरबराहान मुकर्रर कर दिए गए हैं। रेडियो पर आवाम को ये भी बताया जाएगा कि नई हुकूमत कायम हो चुकी है। आपको ये सब सुनकर लग रहा होगा कि ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट है जिस पर माजी में फिल्म बन चुकी है, मगर असल में ये फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान की पहली मुनज़्ज़म मगर नाकाम फौजी बगावत थी। तारीफ इसे रावलपिंडी साजिश केस के नाम से जानती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मार्शल लॉ यानी इक़्तिदार पर शब व खून मारने की कहानियां तारीख के औराक में दर्ज हैं। इनमें सर फहरिस्त अयूब खान का मार्शल लॉ, ज़ियाउल हक का इक़्तिदार पर काबिज होना और जनरल परवेज मुशर्रफ का मुंतखब हुकूमत को घर भेजना शामिल है। हर फौजी आमिर का जमहूरी हुकूमत को घर भेजने का सिर्फ एक मकसद था, इक़्तिदार, इक़्तिदार और सिर्फ इक़्तिदार, अगरचा वजूहात जो भी बयान की जाएं। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख की 5 बड़ी फौजी बगावतें ऐसी हैं जिन्हें वक्त से पहले नाकाम बना दिया गया। ये बगावतें फौज के अफसरान की जानिब से तैयार की गईं, जिनमें फौज के जूनियर और सीनियर अफसरान मंसूबा साजी में शामिल रहे हैं। पाकिस्तान की पहली फौजी बगावत के मंसूबे का आगाज़ क़याम पाकिस्तान के महज 2 साल के बाद यानी 1949 में किया गया। इसे सबसे मुनज़्ज़म फौजी बगावत इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसकी मंसूबाबंदी में 20 माह का वक्त लगा था। इस साजिश के पस मंज़र में जाएं तो बड़े इंकशाफात सामने आते हैं। पाकिस्तान फौज में बतौर मेजर जनरल फ़राइज़ सरअंजाम देने वाले मेजर जनरल अकबर खान 1948 में हुकूमत पाकिस्तान की कश्मीर के महाज पर जंगबंदी से शदीद नाखुश थे। वो अक्टूबर 1948 में कश्मीर की आज़ादी की जंग में बतौर कर्नल की हैसियत से शामिल भी रहे। इसी साल हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीर के महाज पर जंगबंदी कर दी, जिसके बाद कुछ फौजी अफसरान में बेचैनी फैल गई। उनके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान में आला ओहदों पर फाइज लोग नाअहल हैं और उन्हें कश्मीर के महाज पर जंगबंदी से गुरेज करने की बजाय अग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लियाकत अली खान इस वक्त वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज थे। मेजर जनरल अकबर खान हुकूमत समेत वज़ीर आज़म लियाकत अली खान और फौजी सरबराहान से भी नाला थे। जनरल अकबर खान का ख्याल था कि एक ऐसी हुकूमत बनानी चाहिए जो कश्मीर के महाज पर आज़ादी कश्मीर के लिए सख्त इक़दाम करे और कश्मीरियों के लिए जंग आज़ादी में मदद करे। इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने सिविल और फौजी क़यादत को हटाकर खुद को और अपने हम ख्याल अफसरों को मैदान अमल में लाने का फैसला किया। साथ ही साथ उन्होंने 1949 में साजिश तैयार करना शुरू की, जिससे बाद अज़ान नाकामी के बाद रावलपिंडी साजिश केस के नाम से जाना जाता है। ये साजिश बुनियादी तौर पर कश्मीर की जंग में मायूसी के रद्द अमल में तैयार की गई थी। इस साजिश का आगाज़ क्यों और कैसे हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये 4 दिसंबर 1949 है। अटक रेस्ट हाउस में साजिश तैयार करने में मसरूफ हैं। रेस्ट हाउस में मेजर जनरल अकबर खान, ब्रिगेडियर लतीफ़ खान, ब्रिगेडियर सादिक खान और लेफ्टिनेंट कर्नल सदीक राजा समेत दीगर मिलिट्री स्टाफ खुफिया मीटिंग में मसरूफ हैं। दिलचस्प बात यह है कि साजिश में मारूफ शायर फैज अहमद फैज का कलीदी किरदार रहा है। साजिश की तैयारी का आगाज होता है। सबसे पहले गवर्नर जनरल और वजीर आजम के मुस्तकबिल में होने वाले दौरों पर गौर किया गया कि कौन सा दिन और कौन सा वक्त हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए अहम होगा। बाद
तय हुआ कि जिस दिन गवर्नर जनरल लाहौर में होंगे वो दिन मुनासिब होगा। साथ ही साथ ये भी तय किया गया कि वजीर आजम लियाकत अली खान पेशावर में होंगे, तब मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। कमांडर इन चीफ जनरल ग्रीसी सूबों के गवर्नर्स, विफाकी वजीर, वजीर आला और मुसल्लह अफवाज में काम करने वाले अफसरों को भी एक फौजी ग्रुप गिरफ्तार कर लेगा। पहली मीटिंग में ये भी तय हुआ कि रेडियो पर ऐलान कर दिया जाएगा कि हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया है और हुकूमत फौजी कौंसिल को मुंतकिल कर दी गई है। इस खुफिया मीटिंग में ये तय हो गया था कि क्या करना है, मगर ये तय होना बाकी था कि इसमें कितना वक्त और कितने वसाइल दरकार होंगे। साजिशियों की दूसरी मीटिंग महज 17 दिन के बाद यानी 21 दिसंबर 1949 को अटक के इलाके फतह जंग में हुई। इस इजलास में जनरल अकबर खान, ब्रिगेडियर लतीफ़ खान, ब्रिगेडियर सादिक खान और लेफ्टिनेंट कर्नल सद्दीक राजा मौजूद थे। इस बार साजिश में तब्दीली की गई। हुकूमत का तख्ता उलटने का मामला मौखर कर दिया गया। साथ ही उन्होंने इजलास के साजिशी फौजियों को कहा कि वो हम ख्याल लोगों को साथ मिलाएं ताकि बगावत के मंसूबे को बेहतर तौर पर अमली जामा पहनाया जा सके। इस इजलास में मजीद इकदामात करने का कहा गया। जनरल अकबर खान का कहना था कि हमें सबसे पहले पैसों की कमी का सामना है, इसलिए सबसे पहले रकम जमा की जाए। दूसरा काम ये कि जनरल अकबर खान की बेगम नसीम अकबर खान की जिम्मेदारी लगाई गई कि वो अब साजिश के बारे में तहजीबी और साजिश से भरपूर लिटरेचर लिखेंगी। जनरल अकबर खान की बेगम नसीम अकबर खान तहरीक आज़ादी की रहनुमा, बेगम जहां आरा शाहनवाज की साहबजादी और पीपल्स पार्टी की बानी कारकुन थी। इस मीटिंग का भी इख्तिताम हो गया। साजिशियों की तीसरी मीटिंग 10 माह के बाद अक्टूबर 1950 में सियालकोट में मुनक्किद हुई। इजलास में जनरल अकबर खान, ब्रिगेडियर सादिक खान और लेफ्टिनेंट कर्नल सद्दीक राजा शरीक हुए। मंसूबे के अहम नुकात का जायजा लिया गया। बेगम नसीम अकबर खान ने कम्युनिज्म और रूस नवाज नजरिए पर हुकूमत पर तनकीद की, जिस पर उन्होंने लिटरेचर लिखा था। ये इजलास भी बिना किसी नतीजे के खत्म कर दिया गया। 3 माह की पुरस्रार खामोशी के बाद बगावत के मंसूबे का चौथा और सबसे अहम इजलास 23 फरवरी 1951 को रावलपिंडी जनरल अकबर खान की रिहाइश गाह पर मुनक्किद हुआ। इस खुफिया मीटिंग में जनरल अकबर खान, ब्रिगेडियर लतीफ़ खान, ब्रिगेडियर सादिक खान और लेफ्टिनेंट कर्नल सद्दीक राजा, लेफ्टिनेंट कर्नल अरबाब नियाज मोहम्मद, लेफ्टिनेंट कर्नल जियाउद्दीन, मेजर यूसुफ देठी, कैप्टन खिजर हयात, सैयद सज्जाद जहीर, मोहम्मद हुसैन अता और फैज़ अहमद फैज़ शरीक थे। सबसे पहले साजिश की तारीख बदली गई और जनरल अकबर खान को बगावत के इस मंसूबे को लीड करने का फैसला सुनाया गया। जनरल अकबर इस बात पर जोर देते रहे कि अब वो मजीद इंतजार नहीं कर सकते, सब काम 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। फाइनल प्लान के मुताबिक 1, 2 और 3 मार्च को चंद आला अफराद को इनके ओहदों से बज़ौर ताकत अलहदा करना है और उन्हें नज़रबंद कर दिया जाना है। यूँ आखिरी मीटिंग से 15 रोज़ के अंदर इनकलाब की तैयारी फाइनल कर ली गई। 20 माह की तैयारी के बाद साजिशियों के हतमी प्लान के मुताबिक इनकलाब 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात को बर्पा किया जाएगा। इस तारीख को वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की रावलपिंडी आमद मुतवक्की थी। तमाम डिवीज़न कमांडर यानी कोर कमांडर को GHQ रावलपिंडी में तलब कर लिया जाएगा। मंसूबे के मुताबिक एक फ़ौजी पार्टी तरतीब दी जाएगी जो वज़ीर आज़म, कमांडर इन चीफ जनरल ग्रीसी, चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हयाउद्दीन और दूसरे फौजी अफसरों को गिरफ्तार कर लेगी। पंजाब रेजिमेंट और FF राइफल से फौजी पार्टी को तरतीब दिया जाना था। वादी हज़ारा को ऑपरेशन का बेस मकाम बनाया जाना था। मजीद प्लान के मुताबिक मोहम्मद हुसैन अता को 500 राइफलें मुहैया की जाएंगी। ताकत के जोर पर कोर कमांडर को GHQ में ज़ेरे हिरासत लिया जाएगा। वज़ीर आज़म और गवर्नर जनरल को गिरफ्तार करके नज़रबंद करना भी प्लान का हिस्सा था। कुछ फौजी अफसरों की जिम्मेदारी थी कि वो वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को गिरफ्तारी के बाद रेडियो स्टेशन ले जाएंगे। वज़ीर आज़म रेडियो के सामने पुरतमाद अंदाज में मुल्क में एमरजेंसी के नफाज का ऐलान करेंगे। साथ ही साथ वो अपनी हुकूमत का इस्तीफ़ा भी पेश करेंगे। ये भी ऐलान किया जाना था कि हुकूमत फ़ौजी कौंसल को मुंतकिल करके तमाम इख्तियारात फ़ौजी कौंसल को तफवीज़ कर दिए गए हैं। रेडियो पर यह अनाउंसमेंट भी की जानी थी कि तमाम फ़ौजी सरबराहों को उनके ओहदों से बरतरफ कर दिया गया है। फ़ौजी कौंसल में जनरल अकबर खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, जबकि मोहम्मद खान जंजुआ फ़ज़ाइया के सरबराह
और मेजर जनरल नज़ीर अहमद बहरिया के सरबराह के तौर पर शामिल होंगे। मारूफ शायर और एडिटर पाकिस्तान टाइम फैज़ अहमद फैज़ और कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा सैयद सज्जाद ज़हीर रेडियो पाकिस्तान पर नई हुकूमत की हिमायत का ऐलान करेंगे। ये प्लान मनसूबाबंदी की हद तक इंतहाई खुफिया और मुनज़्ज़म था। सवाल ये पैदा होता है कि ये बगावत का मंसूबा आखिर कामयाब क्यों नहीं हो सका। जनरल अकबर खान के साजिश में एक मंसूबा साज CID अफसर अस्कर अली खान भी था। अस्कर अली खान भी दीगर लोगों की तरह कश्मीर के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता था। इसकी मुलाकात जनरल अकबर खान से हुई, जो 1947 में कर्नल के ओहदे पर ड्यूटी सरंजाम दे रहे थे। जनरल अकबर और अस्कर अली खान में एक बात मुश्तरक थी कि दोनों कश्मीर की खातिर कुछ ना कुछ करना चाहते थे। वो हम ख्याल थे कि हुकूमत वक्त ने कश्मीर के मामले पर जंग बंदी करके कमज़ोरी दिखाई है और हमें अग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ कश्मीर का मुहाज देखना चाहिए। अस्कर अली खान तमाम मीटिंग्स और इसमें शामिल साजिशियों से वक्तन फ़वक्तन मुलाकातें भी करता रहा। 1949 में इसकी और जनरल अकबर समेत 2 बड़े फ़ौजी अफसरान से 6 मरतबा मुलाकात हुई। जनरल अकबर अस्कर अली से वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के हिफाजत के इक़दामात के बारे में भी दरियाफ़्त करते रहते थे। अस्कर अली के मुताबिक जनरल अकबर ने उसे बताया कि 1, 2 और 3 मार्च को इनकलाब आ जाएगा। जनरल अकबर ये बताते वक्त इस कदर पुरजोश थे कि इससे पहले उन्हें कभी ऐसा नहीं देखा गया था। उन्होंने इनकलाब की तारीख से चंद दिन पहले मुझे पेशावर जाने का कहा कि तुम वहाँ जाओ और कुछ पुलिस अफसरों को अपने साथ मिलाओ ताकि इनकलाब और हुकूमत का तख्ता उलटने और नई हुकूमत बनने में आसानी पैदा हो सके। अस्कर अली के मुताबिक उन्होंने इस मामलात पर बहुत सोचा और बिला आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे ये सब मंसूबे को हुकूमत को बता देना चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, अस्कर अली ख़ान यही वो किरदार था जिसने इस तमाम साजिश का पर्दा चाक करके रख दिया। मंसूबे पर अमल दरामद से 10 रोज़ कबल CID अफसर अस्कर अली ने 23 फरवरी 1951 को असिस्टेंट IG CID GH कियानी को तमाम मंसूबे से आगाह कर दिया। अस्कर अली ने इतला दी कि कुछ आला फ़ौजी अफसरान बगावत के लिए हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं। इतला मिलते ही तमाम सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को साजिश की इतला दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान और कमांडर इन चीफ जनरल ग्रीसी को इतला दी। फ़ौजी इंटेलिजेंस इदारों ने मुतलका अफसरों की निगरानी शुरू कर दी और ये निगरानी 2 मार्च 1951 यानी साजिश के 1 रोज़ पहले तक जारी रही। मनसूबाबंदी से 1 रोज़ कबल तमाम साजिश करने वाले अफसरों को हिरासत में ले लिया गया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने रेडियो पर आवाम को आगाह किया कि हुकूमत का तख्ता उलटने की बड़ी साजिश पकड़ी गई है, जिसमें आला फ़ौजी समेत चंद सिविलियन अफराद और एक अखबार का एडिटर फैज़ अहमद फैज़ भी शामिल है। मेजर जनरल अकबर ख़ान और उनकी अहलिया बेगम नसीम अकबर को 9 मार्च 1951 को SP पेशावर मलिक हबीबुल्लाह ने रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया। जनरल अकबर अपनी गिरफ्तारी की कहानी कुछ यूँ सुनाते हैं। हुकूमत ने हमें गिरफ्तार करने की तारीख 9 मार्च 1951 मुकर्रर की थी। जिस रोज़ गिरफ्तारियां अमल में लाई जानी थीं, इससे 1 रात पहले लेफ्टिनेंट कर्नल सदीक राजा मुझे ये इत्तला देने आए कि अफवाहें सुनने में आ रही हैं कि मेरे यानी जनरल अकबर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मंसूबा बंदी हो चुकी है। हैरानगी की बात यह है कि लेफ्टिनेंट कर्नल सदीक राजा ने जनरल अकबर की मीटिंग की रिपोर्ट पहले से ही अयूब खान को दे दी थी और मुकदमे में लेफ्टिनेंट कर्नल सदीक राजा सुल्तानी गवाह बन चुका था। जनरल अकबर का कहना है कि अफवाहों की इत्तला देते वक्त सदीक राजा नुमाइशी तौर पर मेरे लिए फिक्रमंद हो रहा था, मगर अंदर से वो मेरे साथ डबल गेम कर रहा था, जिसे मैं बिल्कुल ना भांप सका। मक्कारी का आलम यह था कि वो मुझे मशवरा देता रहा कि मैं अपने बचाव की कोई सूरत इख्तियार कर लूं। जनरल अकबर के मुताबिक 1 रोज़ में जब वो इत्मीनान की गहरी नींद सोए हुए थे तो सुबह के वक्त
एक 100 अफराद ने उनके घर का मुहासरा कर लिया। सुबह सवेरे 6 बजे जनरल हयाउद्दीन ने मेरे कमरे की खिड़की पर दस्तक दी। जैसे ही मेरी आंख खुली तो उसने कहा कि वो एक जरूरी काम के लिए आया है, बाहर आकर बात सुन लें। मैं उठा और जूते पहने बगैर स्टडी के दरवाजे से बाहर आ गया। जैसे ही मेरी बाहर नजर पड़ी, ये 100 अदद फौजी जवान असलहे से लैस ऐसे मेरा इंतजार कर रहे थे जैसे किसी आलमी दहशतगर्द को हिरासत में लेने आए हों। ऐसे लग रहा था कि जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा तो फौजी जवान मुझ पर हल्ला बोल देंगे। मुझे सोचने के लिए सिर्फ एक लम्हा मिला। मैंने कोई हरकत ना की, जिसके बाद वो अपनी गनों समेत मुझसे दूर रुक गए। उनकी गन्स मेरी जानिब थी, मगर मेरे जिस्म तक कोई ना पहुंची। मैं साकित खड़ा रहा। मुझे सिर्फ टेलीफोन पर बताया गया कि जनरल साहब आप हिरासत में ले लिए गए हैं। तब मुझे इस सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा हो गया। मेरे घर आने से पहले फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया। फौजी जवानों को डर था कि मैं मुज़ाहमत करूंगा और जवाबी फायर के लिए भी फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया गया था। मैं इन आदमियों के साथ पुलिस की कार की तरफ चल पड़ा। मुझे ले जाने वाली स्पेशल कार गेट के बाहर खड़ी थी। झाड़ी के पीछे से एक आईपी नमूदार हुआ जिसको गिरफ्तारी की हिदायत दी गई थी। घर के गेट पर डीआई उनको मिला और मुआफ़ी मांगने लगा। मेजर जनरल हयाउद्दीन ने मेरे इर्द गिर्द खड़े आदमियों के ऊपर से मुझे एक कागज़ दिया। जनरल ने दबंग अंदाज में कहा कि ये गवर्नर जनरल का हुक्मनामा है। मुझे कहा गया है कि ये पढ़ लें और इस पर दस्तखत करके वापस दे दें। मैंने लिखा कि मुझे सिविल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि गैर कानूनी है। हिरासत के इब्तदाई दिनों में उन्हें और उनके साथियों को मुख्तलिफ मकामात पर कैद तन्हाई में रखा गया। हमें अखबारों, खतूत और अपने लवाहिकीन की मुलाकातों से महरूम रखा गया। हमें चार्जशीट भी नहीं दी गई, ना हमें अपने वकीलों से मिलने की इजाज़त दी गई। बाहर की दुनिया से हमारा राब्ता और रिश्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका था। हम पर मुकदमा चलाया गया जो कि वन साइडेड था और सज़ा सुना दी गई। मरकज़ी मुल्ज़िमान जनरल अकबर ख़ान को 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। एयर कमोडोर मोहम्मद ख़ान जंजुआ को 7 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई और नौकरी से भी बरतरफ कर दिया गया। फैज़ अहमद फैज़, सज्जाद ज़हीर और मोहम्मद हुसैन अता को 4-4 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई, जबकि बेगम नसीम अकबर को बरी कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि वो बाद में पीपल्स पार्टी की बानी रुकन बनी और 1970 के इलेक्शन में बेगम नसीम अकबर ख़ान को MNA की सीट से भी नवाजा गया। 2 अदद वादा माफ गवाह लेफ्टिनेंट कर्नल सदीक राजा और मेजर यूसुफ सेठी पर मुकदमा नहीं चलाया गया। बगावत में मुलव्वस अफराद 3 साल कैद काटने के बाद 1955 में हुकूमत की तब्दीली के बाद मुस्तकिल तौर पर रिहा कर दिए गए। दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की तारीख़ की दूसरी नाकाम फ़ौजी बगावत क्या थी।